अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 5वां वन शॉट लेक्चर क्लास 9 केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग। ये थोड़ा सा अजीब चैप्टर है, इसलिए आपने ध्यान से सुनना है। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ये लेक्चर इसलिए तो हमने आप लोगों के लिए निकाला है। ये वन शॉट लेक्चर भले आपने पूरे साल ना पढ़ा हो, कोई मसला नहीं। ये वन शॉट लेक्चर आप लोगों के लिए हमने इसलिए निकाला है ताकि आप भी है ना अच्छे मार्क्स ला सको। ये लेक्चर आपने देख लिया तो बस आपके पेपर में आराम से बॉन्डिंग के सारे सवाल हो जाएंगे। तो ध्यान से अब आपने सुनना है और इस टॉपिक को पढ़ना है और आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, हमारा वन शॉट लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग को। मेरा नाम है करतार कुमार, ठीक है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। हम शुरू के 4 चैप्टर्स पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ बातें कही कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं, आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है। लिंक होने का मकसद क्या है, कंबाइन होते हैं, कॉम्बाइन होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन होती है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होती है, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, थ्रू बॉन्ड। ये जुड़ते कैसे हैं आपस में, थ्रू बॉन्ड। बस बॉन्ड की स्टडी हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। गॉट इट। आज के लेक्चर के अंदर हम लेने जा रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। गॉट इट। All the matter in this world is composed of almost entirely compounds and with their mixtures. हमारे जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी आपके पास मैटर है, जितना भी मैटर है, वो कैसे कंपोज हुआ है, एलिमेंट से और कंपाउंड से एंड मिक्सचर से मिलकर। ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट बॉडीज, रॉक्स, सॉइल्स, पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा, सारे के सारे मिक्सचर हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं कंपाउंड्स के। बहुत सारे कंपाउंड्स हमने समझाए थे, कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ये सारे आपस में कंबाइन होकर चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लिखना है कि ऑल द मैटर इन दिस वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। लेट्स कम टू द अनदर थिंग कि हमारे पास फ्यू एलिमेंट्स आल्सो कंसिस्ट। अब आगे आ जाती है बात, इन कंपाउंड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आर बाउंडेड टुगेदर। कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स बाउंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉपुलर एग्जांपल आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये आपके पास जो है एक डिफरेंट एलिमेंट है, ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, और ये जो है ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है। यानी 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स भी हैं। ये है आपके पास कार्बन और इस जगह पर ये है आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कंपाउंड है एक। फ्यू एलिमेंट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ अनबाउंडेड एटम्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर अनबाउंडेड एटम्स होते हैं, जैसे आपके पास हीलियम गैस हो गई, ये 8 ग्रुप है, आपको पता है रिएक्ट नहीं करता। हीलियम गैस हो गया He, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास आर्गोन हो गया, Ar हो गया। ये क्या है, ये क्या है, अनबाउंडेड एटम्स है। दीज आर काइंड ऑफ अनबाउंडेड एटम्स। आगे बात आ जाती है हमारे पास कि जो है ना, क्या है, द मैनर in which various atoms are bounded together has a profound effect on the properties of substances. देखें कि कोई चीज़ किस तरीके से बाउंड है
अटैच है वो बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दो एटम्स भले हो लेकिन वो किस तरीके से अटैच, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो तरीके से अटैच हो सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिखा जाए, कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है आपकी, ये दो तरीके से आपस में बॉन्ड हो सकती है, अटैच हो सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन ओ होती है, O2 तो मतलब दो ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, और कार्बन ऐसे भी हो सकती है बॉन्ड CO, और CO2 भी बनाया जा सकता है। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज है आपके पास, ये है मोनोऑक्साइड कार्बन, ये मोनोऑक्साइड है आपके पास, ये डाइऑक्साइड है। गॉट इट, ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ हैं, तो ये मैटर करती हैं, दोनों डिफरेंट काइंड की उनकी रिएक्टिविटीज़ हैं, और एक बड़ी खतरनाक है, एक है खतरनाक लेकिन कम खतरनाक है, बड़ा इफेक्ट है। सम सब्सटेंसेस आर हार्ड एंड टफ, कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, टफ जो है टाइट होती हैं, आप उस तोड़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड, डायमंड आपका बहुत ज़्यादा रिजिड है, डायमंड क्या है आपका, बहुत ज़्यादा एक रिजिड है, रिजिड है, रिजिड हार्ड चीज़ है। ऐसा क्यों? और अगर आप सिंपल चीज़ ले लें, कोई आप उठा लें, नॉर्मल आपके पास जेली होती है, जेली, कोई आपने जेली उठा दी, वो बहुत ज़्यादा नरम होती है, सॉफ्ट होती है, लिक्वियस होती है, ऐसा क्यों होता है? सवाल आ जाता है। आपके पास जो सल्फर का हो गया पत्थर, या चून का पत्थर होगा, लाइम, लाइम चूना, वो टूट जाता है इजीली। और आपका जो आयरन है, आयरन जो लोहा होता है, जो लोहा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, लोहा नहीं टूटता, आपको पिघालना पड़ता है लोहे को। क्यों? रेजन्स आर वाइडली यूज्ड टू पेंट डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड ऑटोमोबाइल्स। रेजन्स कहते हैं आपकी चिपकू गम होती है, ये होती है, पेंट डैम्स के अंदर यूज होता है आपको चिपकाने के लिए, बिल्डिंग्स के अंदर भी यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होता है। व्हाट मेक्स देम स्टिकी? स्टिकी कहते हैं चिपकू, चिपकने वाला, चिपकने वाला आपस में चिपकती क्यों है? खुद भी एक गाड़ी होती है और दूसरी चीजों के साथ भी कैसे चिपकती है, ऐसा क्यों होता है? हाउ डू एडेसिव सच एज ग्लू बाइंड टू सर्फेसेस टुगेदर? ग्लू क्यों जोड़ती है चीजों को, ग्लू कैसे जोड़ती है चीजों को, सवाल है ना आपका। द आंसर्स लाइज इन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। अब इसका जो जवाब आता है वो बॉन्डिंग, भाई ये जुड़ी बनी किस चीज से, किस चीज से नहीं, कैसे बनी है, किस चीज से बनी है, विच थिंग हैज मेड दिस, ये मैटर नहीं करता किससे मिलके बनी है। हाउ दीज थिंग्स आर बॉन्डेड टुगेदर, ये चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो इनकी बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करना है आपने, तो आप इसको पता चल जाएगा यार ये ऐसा क्यों होता है। गॉट इट? सो उनका स्ट्रक्चर आपने समझना है, बॉन्डिंग समझोगे यानी स्ट्रक्चर समझोगे। देयरफॉर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस यू मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको केमिकल बॉन्डिंग अंडरस्टैंड करनी है, उसकी नेचर क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब बॉन्डिंग की नेचर क्या है भाई, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक किस्म का बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट होता है, एक कोवेलेंट होता है, एक मेटेलिक होता है, और एक होता है आपके पास कौन सा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको अंडरस्टैंड करना होगा किस नेचर का है ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगी प्रॉपर्टीज। आने वाले लेक्चर्स के अंदर इस चीज़ को डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। सो हमने क्या पढ़ना है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम क्यों रिएक्ट करते हैं। दिस टॉपिक इज 5.1, ठीक है। देखिए हम ऑलरेडी, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे, हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 अपलोड कर दिया है, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी हमारे पास लेक्चर्स आते हैं। आप वो देखते हुए आ रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। मैंने अगेन एंड अगेन 4 से 5 दफ़ा बताया है। देखें, दुनिया में हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, दुनिया में हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल। भाई उसको स्टेबिलिटी चाहिए। आप कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, पढ़ रहे हो, स्टेबल होना है, पैसा आएगा, स्टेबल होंगे। तो व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, इसका जो आंसर होगा आपके पास, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी एक पॉइंट है जो कि एटम्स को रिएक्ट करवाता है। स्टेबिलिटी एक सिंपल सी चीज़ है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे मिलती है ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ये स्टेबिलिटी आखिर मिलती कैसे है। हाउ डू यू गेट स्टेबिलिटी? ये मिलती है आपको, क्या होता है, आपके वैलेंस शेल, ये आपको कैसे मिलती है, बेसिकली अपने वैलेंस शेल को पूरा करके।
बाय कंप्लीटिंग वैलेंस शेल आपको मिलती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भाई कैसे मिलती है, मतलब कंप्लीट करोगे वैलेंस शेल को, कोशिश करो, अगर आप शुरू से देखते आ रहे आपको मजा आएगा। वैलेंस शेल को कंप्लीट करने से होगा क्या कि स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब होगा क्या। देखो कोई बोले ना यार हैप्पीनेस कैसे मिलती है, आप बोलोगे पैसे से, मतलब सुकून कैसे मिलता है भाई, पैसे से। भाई वो कहने की बातें होती हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से खुशी नहीं होती, वो भाई जिनके पास नहीं होता ना वो कहते हैं। और दूसरी बात, हकीकत में देखा जाए तो पैसा भी सब कुछ नहीं होता। सुकून एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ है, पैसा एक अलग काइंड ऑफ चीज़ है। तो पैसे से सब कुछ नहीं होता, वाकई में भी नहीं होता। बाय कंप्लीटिंग बैलेंस है, अगर आपको कहे यार मतलब पैसे से खुशी होती है, फायदा है, पैसे से बंदे को स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों मिलती है पैसे से? क्योंकि पैसे से आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम पूछेंगे बाय कंप्लीटिंग बैलेंस शेल होगा क्या कि स्टेबिलिटी मिलेगी। भाई आपकी जो एटम की एनर्जी है, आपके जो एटम की एनर्जी है वो कम होगी। क्या होगा? एटम की आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एटम रिड्यूसेस। जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये है स्टेबिलिटी का रीजन, इस वजह से होती है। देन हम किताब को अगर थोड़ा सा पढ़ें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बहुत मामूली सा पढ़ें, देयर आर 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स हैं ओवरऑल हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स के, हमने पढ़े हैं। ग्रुप 8 है जो है ना नोबल गैसेस होती हैं, जिनको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। भाई ये बात याद रखना, एक पॉइंटर लगा लो। तो देखें, ये बात आप चीज़ नोट कर लें कि जो आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, ये चीज़ आपको नोट में होनी चाहिए कि नोबल गैसेस आप लिख लें ग्रुप 8 है। 8 है जो आपका ग्रुप है, इसको आप नोबल गैसेस भी कहते हैं और ज़ीरो गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आ जाए डेट नोबल गैसेस आर आल्सो कॉल्ड और ज़ीरो गैसेस व्हाट आर ज़ीरो गैसेस, ये आपको याद होनी चाहिए। बोर्ड लेवल पे ऐसे एमसीक्यूज आते रहते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है हमारे पास पढ़ने के लिए, जो कि हम पढ़ रहे हैं राइट नाउ। दिस थिंग इज राइट कि आपके पास राइट नाउ, अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। ग्रुप 8 है भाई, नोबल गैसेस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ये इनर्ट होती हैं ऑर्डिनरी कंडीशन में, केमिकली इनर्ट। इनर्ट यानी इनएक्टिव, इनर्ट कहते हैं इनएक्टिव को। दूसरा इसका नाम है, यहाँ से मुझे एक और चीज़ याद आई, इसको ज़ीरो गैसेस भी कहा जाता है, और इसके अलावा एक और भी नाम है इसको कहा जाता है, वो है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कहते हैं इनएक्टिव गैसेस को, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती इजीली, इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है इसको। ये मोस्ट पॉपुलर नाम नोबल गैसेस है या इनर्ट गैसेस, इन द एंड जो मोस्ट पॉपुलर नाम, जो लेस पॉपुलर है वो है ज़ीरो गैसेस। देन दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती, ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं अकेले। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, यानी ये एटम की फॉर्म के अंदर होती है, ये रिएक्ट नहीं करती। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन O2 की तरह एग्जिस्ट करती है डायटोमिक फॉर्म के अंदर, ये एज एटम एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या करते हैं, ये बात यहाँ पे आप नोट करें, मतलब लिख ही लें हैं सिंपल से। आपके पास जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लाजमी दें इस चीज़ की कि आपको ये जो नोट्स हैं, इस नोट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इजीली वहाँ से आप देख सकते हो। एग्जाम्पल आप लिख लो, आर्गोन हो गया आपके पास, क्रिप्टॉन हो गया, किया आपके पास, नियोन आ गया, एंड सो ऑन। ये ऐसे एग्जिस्ट करने वाली गैसेस हैं। उसके अलावा दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, बहुत आसान सी चीज़ है। अब इनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। ये होती है, बहुत आसान है, NH2 NP6। ओ व्हाट इज दिस रिटन, NH2 NP6। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इस ये क्या कह रहा है भाई, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये क्या बता रहा है, 6 S+2, ये 2,
ये वैलेंस शेल की बात की जा रही है, ये 6। इन दोनों को जब आप जमा करोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये बता रहा है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सिंपल सी ये बात बताई जा रही है। अब देखो, ये जो है ना नोबल गैसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इनके पास एस और पी सबसे कंप्लीट होते हैं, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी कम होती है और इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, केमिकली इनएक्टिव होती हैं, इसलिए इसको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। जैसे मैंने आपको लिखवा दिया है नोट्स के अंदर, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात यहाँ पे लिख लो, सिंपल से बात लिख लो आप यहाँ पर, have 8 electrons in their valence shell। सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, एक्सेप्ट हीलियम विच हैज 2। हीलियम के पास 2 होते हैं। सो आपको ये बात पता होनी चाहिए, हैव 8 इलेक्ट्रॉन। सो जो नेक्स्ट चीज़ है आपको समझने की, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हीलियम एक्सेप्शन होती है जो कि डुप्लेट रूल पूरा करती है, इसलिए है उनके पास। ये नॉर्मल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है 3rd चैप्टर के अंदर समझाई थी, ठीक है। 1916 के अंदर अब बेसिकली आपके पास आ जाता है ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। अब बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए 2 रूल्स होते हैं जो कि मतलब ये गैसेस फॉलो करती हैं। एक होता है सिंपल सा आपका जो है, जो होता है आपके पास, वो होता है नंबर 1 जो होता है, ए रूल जो होता है, वो होता है ऑक्टेट रूल, आपका प्यारा सा ऑक्टेट रूल। और एक आपका दूसरा रूल होता है जिसको कहते हैं डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है आपके पास कि जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, कि भाई वो एटम स्टेबल होगा। भाई स्टेबिलिटी कहाँ पर होगा, स्टेबिलिटी कैसे होगी, स्टेबिलिटी कहाँ होगी, स्टेबिलिटी वहां होगी वेयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, वेयर आर एट इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो भाई स्टेबिलिटी कहाँ होगी, जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है। स्टेबिलिटी इज वेयर देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो 1916 के अंदर एक केमिस्ट था जीएन लुइस, जिसने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स का, कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक रूल था जिसके अंदर रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी कैसे होती है, वो समझाया। ऑक्टेट रूल ये होता है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि भाई जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है एंड वो सिंपल रहेगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो रिएक्ट करेगा और एक मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। This rule only applies to major group element. The chemical behavior of main group elements can be predicted with the help of the octet rule। भाई ये तकरीबन 95% केसेस पे काम कर रहा था, लेकिन बहुत सारे केसेस पे काम नहीं कर रहा था। This is because this rule involves S and P और electrons molecules such as oxygen, nitrogen, carbon follow the। भाई कुछ नॉर्मल जो हमारे पास 9 लेवल तक ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वो फलाना, तो वो ये इस चीज़ को ऑबे करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली, तो अगर हम इसको रेड से लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जनरली यूजुअल एलिमेंट्स ओबे दिस रूल। भाई कुछ ओबे करते हैं इस रूल को, बहुत सारे नहीं भी करते, ठीक है। देन क्यों नहीं करते वो आप आगे फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ोगे। अब जैसे आपके पास क्लास 9 के अंदर एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिंपल सी एग्जाम्पल है, ये जो आपके पास लिथियम है, लिथियम डजंट ओबे, लिथियम डज नॉट ओबे।
क्यों नहीं करता, क्यों नहीं ओबे करता? बिकॉज ऑफ डुप्लेट रूल। भाई इसका क्या केस है? डुप्लेट रूल है, ये डुप्लेट रूल को ओबे करता है। बिकॉज ऑफ डुप्लेट रूल ये उस ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके जो एक ये रहा इसके पास, ये आपके पास इसका ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर, पहला शेल और ये इसका दूसरा शेल। तो अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा बड़े प्यार से बनाऊं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये +3 चार्ज इसके न्यूक्लियस के ऊपर और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। इस एक प्यारे से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, रिमूव करना आसान है। तो ये क्या करेगा? इसको रिमूव कर देगा। अब जब ये रिमूव करेगा तब स्टेबल हो जाएगा, तो इसके पास इन द एंड कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन? ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। डेट्स वाई इट फॉलोज डुप्लेट रूल। ये क्या करता है? डुप्लेट रूल को फॉलो करता है इजीली। गॉट इट? क्यों करता है? क्योंकि इसके लिए ये चीज करना आसान है। अब ये यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करना है, उनकी क्या होगी कन्फिगरेशन। मैंने आपको बताया NS2 बन जाएगी और NP6 बन जाएगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए, ठीक है। अब बात आ जाती है डुप्लेट रूल के ऊपर। आपका जो प्यारा सा रूल है, थोड़ा एक्सेप्शन वाला, एंड ये तो बच्चों वाला एक्सेप्शन था लिथियम का, लेकिन बहुत बड़े बड़े एक्सेप्शंस पड़े हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ोगे आप PCl5 को भी पढ़ोगे आप। तो डुप्लेट रूल क्या कहता है आपको, इसको समझना पड़ेगा। बेसिकली डुप्लेट रूल आपको कहता है कि भाई स्टेबिलिटी इज देयर। भाई कहाँ पर स्टेबिलिटी है? भाई डुप्लेट रूल कहता है कि कुछ एटम्स के अंदर मतलब कुछ एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर जो स्टेबिलिटी आती है वो 2 इलेक्ट्रॉन से आती है। मतलब अगर आपके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है तब भी स्टेबल आती है। द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिस्टेक है यहाँ पर। इन देयर आउटर मोस्ट शेल ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। भाई कोई एटम है, एनी एटम, सिंपल लिख लो, एनी एटम which become stable, which becomes stable after acquiring helium's large shell configuration। हीलियम के लार्ज शेल की कन्फिगरेशन को ओबे करके, सो इट ओबेज डुप्लेट रूल। भाई वो चीज़ें जो कि उसको भाई हीलियम स्टेबल है, उसकी जो आखिरी शेल की कन्फिगरेशन है NS2 वाली, ओबे कर लेगा तो सो इट ओबेज डुप्लेट रूल। सिंपली, लंबी नहीं करनी आप लोगों ने, सिंपल, आपके नोट्स भी रेडी होगा। डुप्लेट रूल ये था। फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम क्या करेगा? या बेरिलियम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, हीलियम लिथियम 2 छोड़ेगा। अब हीलियम जो है, हीलियम के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है अपने आउटर मोस्ट शेल के। इट इज केमिकली इनर्ट, ये इनरिएक्टिव है, ठीक है। सो वो एलिमेंट जो कि इसके करीब हैं, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, ये कोशिश करेंगे कि भाई इसकी कन्फिगरेशन ले ले और 2 इलेक्ट्रॉन अचीव कर ले और स्टेबल हो जाए। बेसिकली डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इनके लिए ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पूरी करना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है अपनी एनर्जी कम करना।
इम्पोर्टेंट है एनर्जी कम करना। अब ये जैसे भी एनर्जी कम करें, लेकिन एनर्जी कम करना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से भी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन को लेके या देके, जिस तरीके कार से भी वो वाला तरीका अपनाएंगे एंड उस तरीके से वो जो है रिएक्ट करेंगे। अब जो जनरली चीज़ें हैं वो इस तरीके से रिएक्ट करती हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाती हैं। तो आपको लगता है ये ऑक्टेट रूल है, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर आप डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। तो उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स को। हम यहाँ पे अपने नोट्स बना रहे हैं 5.2। आपके जो नोट्स हैं वो हैं केमिकल बॉन्ड्स के नोट्स। केमिकल बॉन्ड्स, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एटम्स कंबाइन होकर चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट काइंड की हमने डिस्कस किया है। बट ये कैसे आपस में जुड़ती हैं भाई? केमिकल बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू ये चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। फंडामेंटली बॉन्ड होता है क्या भाई? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है। व्हाट रियली इज केमिकल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए। सिंपली केमिकल बॉन्ड is a force which holds atom together, which holds atoms together। ये जोड़ के रखती है भाई। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एक फोर्स है। केमिकल बॉन्ड क्या, एक सिंपल सा एक फोर्स है, ठीक है, जो एटम्स को जोड़ के रखती है आपस में। देन ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जोड़ के रखती हैं आपस में, ठीक है, एटम्स के बिटवीन। और ये किस नेचर की होती है? इलेक्ट्रिकल नेचर की होती है। तो ये किस टाइप की फोर्सेस होती हैं आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। किस काइंड की फोर्सेस होती है? ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो आपस में अट्रैक्ट करना मतलब चिपका के रखना, जोड़ के रखना। तो ये इनकी क्या होती है? नेचर होती है इन फोर्सेस की, नेचर है फोर्स की। क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट काइंड की फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वो, ये एक डिफरेंट काइंड की फोर्स है। गॉट इट? अब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें समझाता है कि एटम्स आपस में कैसे कंबाइन हो रहे हैं और कैसे जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं सब्सटेंसेस की। एटम्स अदर देन नोबल गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। भाई नोबल गैसेस के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव होते हैं केमिकली। ये स्टेबिलिटी भाई गेन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर या इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके। जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं वो क्या बन जाते हैं? ये क्या करते हैं भाई? ये नोबल गैस एलिमेंट की तरह बन जाते हैं, उनकी कन्फिग्रेशन हासिल कर देते हैं और उनसे क्या हो जाते हैं? वो स्टेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन दे के। अगर ये बात आपके सर के ऊपर से जा रही है तो पिछला लेक्चर आप देख लें जरूर। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देखिए दो काइंड्स की जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज आप कह लो, यानी एक स्पेसिफिकेशन कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, जो बोलना है बोलो। एक प्रॉपर्टी आपके पास आती है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये एक प्रॉपर्टी है आपकी। एक आपके पास प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एक आपके पास आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इनके अंदर फर्क क्या होता है समझते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं एबिलिटी को, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एबिलिटी, सो दिस इज रियली अ काइंड ऑफ एबिलिटी या टेंडेंसी किसी भी मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? ये एक एबिलिटी है या टेंडेंसी है। सो हम बुक वाली वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। भाई ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई? इसका अपोजिट है। पॉजिटिविटी का अपोजिट है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इसका अपोजिट है। सो ये होती है आगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मेटल और नॉन मेटल का आपको पता है डिफरेंस क्या भाई? मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास भाई? जो एक डिस्टिंक्शन है
मेटल और नॉन मेटल की यहाँ पे साइड में बार में बना देता हूँ जहाँ पे आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल को आप लोग समझ लो कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। बेसिकली मेटल क्या होता है, मेटल वो तमाम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली आपके पास मेटल क्या होता है, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करें। मेटल्स क्या होते हैं, बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स विच इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसका अपोजिट आपके पास आ जाता है नॉन मेटल्स का केस। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया होगा नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं डिटेल के अंदर। एलिमेंट्स एलिमेंट्स के एटम, बेसिकली एलिमेंट्स खुद नहीं, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। अब आप इतने बड़े हो गए हो, हम नोट्स बना रहे हैं तो मतलब छोटा लिखें तो बेहतर है। एलिमेंट्स विच टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोशिश करता है जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मतलब। तो ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आपको इसकी एग्जांपल आ जाएगी। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके मेटल्स होते हैं। आपको रेडिली एग्जांपल आ जाएगी, ये तो यार मेटल्स होते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जांपल आ जाएगी, ये बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं आपके। ये आपके बेसिकली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। गॉट इट। तो ये दो ट्रेंड्स थे। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर के अंदर। बिकॉज भाई मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं और कोशिश करते हैं भाई आउटर मोस्ट शेल से। और वो क्या करते हैं, इसके लिए क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भाई, कौन सा आयन होता है, ये होता है केटाइन। केटाइन बन जाते हैं। गॉट इट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इसके बाद, मतलब इस काम को करने के बाद, आफ्टर दिस थिंग क्या बन जाते हैं ये, इन द एंड। आप लिखो इन द एंड क्या बन जाते हैं, इन द एंड दे बिकम पॉजिटिव चार्ज वाले क्या, केटाइन। सिंपल। और अब ये क्या बनेंगे, आपको अंदाजा हो गया होगा सिंपली मैं क्या लिखने जा रहा हूं। इन द एंड दे बिकम, ये आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दे बिकम एनाइन, नेगेटिव चार्ज। इसको शो करने के लिए मैं साइड के अंदर कुछ बच्चों को याद नहीं रहता यार ये एनाइन क्या होता है और केटाइन क्या होता है। इसके लिए बच्चों को याद करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केटाइन आपके पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। और यहाँ पे मैं एक सिंबल लगा रहा हूँ नेगेटिव की। गॉट इट। ये जैसे आपको सिंपली याद हो जाए ये चीज़ें। अब इसको बुक को पढ़ो यार, ये क्या कह रहा है बेसिकली, क्यों बनते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स लूज क्यों करते हैं। सवाल ये है, वाई दीज एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, क्यों लूज कर देते हैं, मतलब यही एलिमेंट्स क्यों यूज करते हैं। अब भाई ऐसा ये क्यों होता है, अब सवाल आपका आना चाहिए ऐसा क्यों होता है, ये क्यों करते हैं ऐसा। तो इसका रीजन ये है, दिस ऑल हैपेंस बिकॉज को कहते हैं हम कोज, शॉर्ट फॉर्म है इसका, मतलब हम कहते हैं इसका वो है कॉन्ट्राडिक्शन है इसका। बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इसका रीजन है। आप पढ़ोगे तो आपके नोट्स को आपको क्लिक हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा था। अब नीचे वाले में बात आ जाती है भाई ऐसा क्यों हो रहा होता है, समझना है ना, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप लिख लो, दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ भाई इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन ये डायरेक्ट रीजन नहीं है, इसका जो बड़ा रीजन है, दिस ऑल हैपेंस कोज ऑफ, इनको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, कोज ऑफ हाई 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 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
इसकी इलेक्ट्रॉन की तरफ चाहत, इलेक्ट्रॉन की पीछे एफिनिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से। ये इसका डायरेक्ट रीज़न है, वो इनडायरेक्ट रीज़न होगा थोड़ा, ये इसलिए होता है। एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन की, सोडियम Na+। अब भाई आपके पास एग्जाम्पल भी आप इंक्लूड कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाली चीज़ों की, और इलेक्ट्रो जो नेगेटिव आपके पास चीज़ें हैं उसकी अगर आप एग्जांपल्स लिख लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंडेटरी होती है लिखना, ठीक है बेटा। एग्जांपल, अब एग्जांपल के अंदर आप इंक्लूड कर लो Na, क्या बनेगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऐसे होती है, बेसिकली केमिकल इक्वेशन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आप क्लोरीन की ले लेते हैं, बट हम फ्लोरीन की बुक में गिवन है तो बुक वालों को हम लेके चल रहे हैं। फ्लोरीन आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आप फ्लोरीन को दोगे तो ये F नेगेटिव बन जाएगा। वॉटेड, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के अंदर होते हैं बिकॉज क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहते हैं और वो स्टेबल बनते हैं और हैंस उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब वो एनाइन बन जाते हैं। देव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल थी आपके पास। तो ये हमारे पास 3.2 टॉपिक था केमिकल बॉन्ड्स का, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को पढ़ा। बेसिकली टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हमारे पास कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं? हमारे पास होते हैं बेसिकली फंडामेंटली दो काइंड्स के बॉन्ड्स। एक होता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, फंडामेंटल बात कर रहे हैं, फंडामेंटल लेवल पे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है मेनली कोवेलेंट बॉन्ड। ये मेनली दो टाइप्स के इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड्स को डिटेल के अंदर, इन डिटेल पढ़ेंगे इस चीज़ को। सो आप लोग एक हेडिंग डाल लें, एक प्यारी सी हेडिंग डाल लें आयोनिक बॉन्ड्स की। आयोनिक बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन टू एटम्स, ये दो एटम्स के बिटवीन फॉर्म होता है। जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सामने वाला इसको उठा लेता है तो होगा क्या, देखो हमारे पास एक एटम है सोडियम का, Na, सोडियम का एटम है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन। देन हमारे पास एक और एटम है क्लोरीन का। ये क्लोरीन का एटम बेटा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद होगा क्या, नतीजा क्या बनेगा इन द एंड, बराबर ये किस चीज़ क्या बनेगी चीज़ें, आपके पास फॉर्मेशन होगी Na+ की और क्लोरीन नेगेटिव की। तो इनके ऊपर चार्जेस हैं, एक चीज़ नोट करो, इसके ऊपर ये क्या है, ये दोनों चार्जेस हैं। और चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और ये कौन से चार्जेस हैं भाई, ये क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं। ये चार्जेस हैं, ठीक है, और ये अनलाइक चार्जेस हैं लेकिन अनलाइक है। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, चिपकेंगे। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। अब बेसिकली ये एक नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऐसे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट ए टाइम। 1 करोड़ सोडियम के, 1 करोड़ तो भाई बच्चों वाली बात है, खरबों सरबों, 1 मोल 2 मोल 3 मोल एटम्स होते हैं, वो आपस में ऐसा काम करते हैं। बिलियंस ऑफ Na+ होंगे और बिलियंस ऑफ क्लोरीन नेगेटिव होंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Cl- और यहाँ पर क्लोरीन माइनस। अब ये बिलियंस ऑफ हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव पे जो है वो बिखरा हुआ होगा। बेसिकली ये क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। कि मतलब रीअरेंज क्यों करेगा, क्योंकि हर चीज़ को स्टेबल होना है। स्टेबल तो हो गया लेकिन यहाँ पे ये वाला इसको खींच रहा है, ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिपेल कर रहा है,
अट्रैक्ट कर रहा है, ये Na को रिपेल कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी अनस्टेबल है, तो उसको रीअरेंज होगा जिससे वो स्टेबल हो जाए अच्छे तरीके से। और जब ये स्टेबल होगा ये अपने आप को अरेंज कर लेगा किसी पैटर्न के अंदर, किसी पैटर्न के अंदर, तो उसको कहते हैं हम एक फार्मूला यूनिट, मतलब एक यूनिट सेल। तो ये एक पैटर्न बनता है जिसके अंदर कम से कम जो हम फार्मूला यूनिट प्रिडिक्ट करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला यूनिट, वो होता है NaCl। भाई Na और Cl इनके बिटवीन फोर्स है, इनके बिटवीन फोर्स है, ये कोई मालिक्यूल नहीं है NaCl ना। NaCl बेटा कोई ना कंपाउंड है ना NaCl साल्ट एक कंपाउंड है, आप इसको कंपाउंड कह सकते हो, लेकिन ये कोई आपके पास मॉलिक्यूल वगैरह नहीं है। देखो मॉलिक्यूल, कंपाउंड भी मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, कंपाउंड भी मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, कोई भी कंपाउंड बगैर मॉलिक्यूल के नहीं बनता। NaCl तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, ठीक है, NaCl मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर कंपाउंड कैसे है ये? बेटा साल्ट जो कंपाउंड है ना आपके पास, अब कंपाउंड आपके पास मॉलिक्यूल से मिलके भी बनता है और दूसरी चीज़ फार्मूला यूनिट से मिलके भी बनता है। मतलब आपके पास जो कंपाउंड होता क्या है, बेसिकली कंपाउंड सैंपल होता है एक जो आपको मिला है। सैंपल क्या हो सकता है, या तो आपके पास मिक्सचर हो सकता है या तो कंपाउंड हो सकता है, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो NaCl क्या है, कंपाउंड है। कैसे भाई, ये एक सैंपल है, यू डायरेक्टली गेट द सैंपल। अब इसका मॉलिक्यूल कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल नहीं है। हाँ कम से कम एक रेशो के अंदर एक Na के साथ एक Cl, मतलब रेशो, उसका रेशो ये होता है भाई कितने Na हैं कितने Cl है, इनका जो रेशो आता है वो होता है एक Na के साथ एक Cl है। अब ये हकीकत में नहीं है, मतलब हमने खाली एक रेशो निकाला हुआ है इसका, ठीक है। तो इन द एंड यू गेट NaCl, Na प्लस क्लोरीन माइनस। अब इन ऑल जो है सोडियम के बिटवीन, इनके बिटवीन जो फोर्सेस एग्जिस्ट होती हैं, फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, उस फोर्स का नाम है आयोनिक बॉन्ड। ये कैसे आया है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ये कैसे आया है इसको समझना ज़रूरी है। ये आया है आपका जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इट अपीयर आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी ये काम होगा। वर्ड ये वो एनायन और कैटायन की फॉर्मेशन हो गई इनके बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास होमवर्क्स हैं, ये आप खुद ही करें जाके, ये आपका काम है, ये हमारा मतलब नहीं है इसके ऊपर वास्ता। अ, ये आप खुद देखो समझो, अगर नहीं समझा कमेंट कर लेना, अलग से वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। और अब ये जो पढ़ने वाली चीज़ है ना जो काम की है, वो है आपके पास ये एनायंस एंड कैटायंस हैव अपोजिट चार्जेस। अब ये जो आपके पास Na है, दिस इज Na प्लस, और ये जो आपके पास क्लोरीन माइनस है, या अब ये Na क्या है आपके पास, ये कैटायन है पॉजिटिव चार्ज, एंड ये एनायन है आपके पास, ये अपोजिटिवली चार्ज है। तो अपोजिट चार्जेस के बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो होती है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉट इट? बिकॉज ये नेगेटिवली अपोजिट चार्ज है, एंड ये आप अपने आप को जो है अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस, और चार्जेस के बिटवीन फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पढ़ेंगे आप फिजिक्स के अंदर, वेट। कंपाउंड्स डेट कंसिस्ट ऑफ आयंस ज्वाइंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, इनको सिर्फ हम कंपाउंड्स नहीं कहते, इनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। सो साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बिकॉज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। तो जितना Na के ऊपर चार्ज है उतना उसके ऊपर चार्ज है, तो ये जितने Na होंगे उतने क्लोरीन होंगे। तो डेट्स बाय NaCl हम NaCl लिखते हैं। आप एक साल्ट पढ़ोगे जिसके अंदर MgCl2 पढ़ते हो, जिसके अंदर 2 क्लोरीन होते हैं और 1 Mg होता है। Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव होता है, तो ये 2 मिलके 2 नेगेटिव बना देते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। गॉट इट? सो ये था हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स। इन दोनों के बिटवीन ये जो फोर्स होती है इसको कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये कोई NaCl कोई भी बोल दे ना एक मालिक्यूल है, भाई मालिक्यूल वगैरह कुछ नहीं है। और ये आप फार्मूला यूनिट है।
फार्मूला यूनिट भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता हकीकत में। फार्मूला यूनिट एक आपका फार्मूला यूनिट भी एक हाइपोथेटिकल एग्रीगेट है, आपका जो है ख्याली है, आपका जो दिमागी ख्याली है, ख्याली एग्रीगेट यार। एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक Na है और एक Cl है, एक Na और एक Cl, ये ख्याली आपने सोचा हुआ है, और इस ख्याली स्ट्रक्चर को आप कहते हो एम्पेरिकल यूनिट, ठीक है, फार्मूला यूनिट। जबकि जो मालिक्यूल होता है जैसे O2 हो गया, ये हकीकत में एग्जिस्ट करता है, आपका ख्याल वयाल नहीं है, हकीकत में एग्जिस्ट करता है। लेकिन NaCl कोई आपको पता नहीं है यार, आप अलग से आपको दुनिया के कायनात के किसी भी कोने के अंदर अलग नहीं मिलता है वाटर। सो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो पहला जो बॉन्ड था हमारे पास था वो था आयोनिक बॉन्ड। मैं आपको कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था अनस्टेबिलिटी का, कि एटम्स को कंबाइन होना है आपस के अंदर, जुड़ना है आपस के अंदर स्टेबल होने के लिए। सो स्टेबिलिटी इज द मेन थिंग कि जिसके लिए एटम्स इतना झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। ये सारा काम क्या करते हैं, आपके प्यारे से एटम्स करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टेबिलिटी। अब इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए कुछ एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन का एटम है, इसको अपने डुप्लेट को पूरे करने के लिए इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देगा तो मतलब स्टेबल नहीं होगा, एंड राइट नाउ इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। अगर इसको एक और हाइड्रोजन मिलता है, उसको भी एक चाहिए, इट आल्सो रिक्वायर नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को कहेगा, इनसे बात करेगा, यार इधर आ जाओ, और यार एक काम करते हैं, एक तुम्हें चाहिए एक मुझे चाहिए, काम करते हैं दोनों मिल जाते हैं, और इसको मतलब हम क्या करते हैं, देखो एक मेरे पास है, तुम इधर करीब आ जाओ, इधर मेरे पास आ जाओ, करीब आओ, तो तुम इस वाले का मजा तुम भी ले सकते हो। ये तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास वाला मेरे पास भी आएगा, लेकिन इसको थोड़ा समझा दो, ये इधर 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 आता रहे, मतलब दोनों को इसका मजा आता रहे, और हमें जो है ना फायदा मिलता रहे। अकेला है और उस स्टेबिलिटी आएगी नहीं, तो बोलता है यार कोई और रास्ता तो है नहीं, तो बोलते हैं यार ये अच्छा तरीके कार है यार, मतलब हाँ यार ये स्टेबल हो जाते, तो दोनों भाई मिलके अपने आप को जोड़ देते हैं ऐसे, और वो स्टेबल है, ठीक है। वो कहता है यार ये इलेक्ट्रॉन का जो मजा है मुझे भी आना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन का मजा मुझे भी आना चाहिए, ठीक है। एक ये सीन होता है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन थोड़ी कोई जानदार है, बोलेंगे बात करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब ये बॉन्ड बनेगा कैसे, वी हैव टू अंडरस्टूड दिस। आपके पास ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये प्लस इसके अंदर ये है, और इसके ऊपर एक आपके पास प्यारा सा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है राइट नाउ, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ये एक और आपके पास है हाइड्रोजन, दिस इज पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये एक और इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। होगा क्या, यहां पर इस एक लिंक बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये करीब आएंगे ना, मतलब देयर आर बंचेस ऑफ पार्टिकल्स, थाउजेंड बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, इसका इसके साथ लिंक में आएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा, ये वाला पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो होगा क्या, थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता रहेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इतना नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है। होगा क्या, इन द एंड दे जस्ट कम अपार्ट, करीब आते रहेंगे, करीब आते रहेंगे, एंड दे जस्ट attached together, they just share a pair of electron, they just share electrons, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। This is the positive charge which is attracting these both two particles, and this one is attracting these two together. This is how this bond forms together. They just come nearer. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं जो उनको खींचती हैं अपनी तरफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकलता है क्यों नहीं है पॉजिटिव चार्ज से, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। अब उतनी ही ताकत से ये वाला खींच रहा है, क्यों, दोनों सेम है। इतनी इसकी ताकत ही नहीं है कि इसको और ज्यादा तरीके से खींचे, या इसकी इतनी ताकत नहीं है इसको इतनी ताकत से खींचे कि उसकी ताकत को छोड़ के इधर निकला है। दोनों की बराबर है और करीब करीब है ताकत,
चूंकि करीब करीब है वो इलेक्ट्रॉन निकाल तो सकता नहीं है, इसलिए करीब आता रहेगा, निकाल तो नहीं पाएगा, वो भी खींचता रहेगा। एंड फाइनली दे जस्ट कम इन सम डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, एक न्यू चीज के मोशन के अंदर आ जाएंगे, एक न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके बाद वो खुश रहेंगे, दोनों दोनों का काम चलता रहेगा। एंड दिस इज वर्ड कि आपका बॉन्ड बन गया, दिस इज ओरिजिनल बॉन्ड, रियल बॉन्ड है, यानी दो चीजें आपस में ओवरलैप हो रही हैं, आपस में जुड़ रही हैं ऐसे, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड दिस इज अ होल, ये आपस में चीज जुड़ रही है, बॉन्ड, दिस इज काइंड ऑफ बॉन्डिंग कि ये ऐसे स्ट्रक्चर और इसके अंदर ये चीज आके फिट हो रही है, ये बॉन्ड, दिस इज रियल ओवरलैपिंग बॉन्ड, ठीक है। असली बॉन्ड होता ही है, आयनिक बॉन्ड थोड़ी कोई असली बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड तो जस्ट अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड है, ये एक रियल बॉन्ड है कि दो चीजें आपस में ऊपर ऊपर नीचे ओवरलैप हो रही है। एंड देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन एक का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे का है, थोड़ा वो दे रहा है, थोड़ा वो दे रहा है, इसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। आई डिडंट टोल्ड यू कि शुरू में मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आई जस्ट शोड यू दैट व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, ठीक है। What's really going on? How these little guys are just jiggling around and just contacting each other and just making a big deal and shaking their hands just to build a $1 billion company. ठीक है? Well, this isn't a $1 billion company, but the way they think, the way they just create bond, that's really like a business startup. Two guys come together and just do meetings and make schedules, something else about. Yes, these are non-living particles, but what they really do is really very very interesting, and you all guys have to understand that what really is going to being done, and in first year class आपको ये तभी समझ आएगा कि चल क्या रहा है आखिरकार। This is for example purposes, I've written these two things together. Now अब मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी कि आखिरकार कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, literally what really is it by definition. The definition आपकी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी डेफिनेशन है, वो कहती है कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली, यू कैन सी। तो इसकी आप लिख लो, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस इज व्हाट आपके पास क्या है, ये एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, एंड ये क्या चल रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बेचारा आपका प्यारा सा इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में आ रहा है, ये वाला, ये इसको भी ये वाला मजा भी ले रहा है, ये वाला भी मजा ले रहा है, इस वाले न्यूक्लियस को लग रहा है यार ये मेरे पास है, उसको लग रहा है मेरे पास है, लेकिन दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का काम बन गया, ठीक है। अगर हम बुक की रीडिंग पे आते चले, नॉन मेटल एटम्स टेंड्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, नॉन एटम के जो मेटल हैं वो अपने शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ, ठीक है। फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये रियल काइंड ऑफ आपके पास जो है बॉन्ड होता है। एंड जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दी जाती है, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी इन दोनों का बिटवीन, ये बनेगा, वैसे हम शो करते हैं ये दोनों के साथ है। आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन आपके पास ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, व्हेन दे ओवरलैप मतलब जुड़ना आपस में, मिलना एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ये आपस में मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, इलेक्ट्रॉन के पास भी। मैंने आपको समझा दिया हाइड्रोजन का केस क्या था। इसके अंदर क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम देखोगे, ठीक है, वो क्या होगी, वो भी यही होगी, क्या NH2 होगी, मतलब 1s2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले की देखोगे इसकी भी 1s2 होगी, तो दोनों का काम पूरा हो गया, मतलब दोनों खुश हो गए। ये जो अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, पेयर होता ही है, दिस इज अ पेयर, दो इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम पेयर, दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है। कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बेसिकली 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं बेटा, याद रख लेना, बहुत बड़े काम की है फर्स्ट ईयर के अंदर, वरना जलील हो जाओगे। एक होता है लोन पेयर, ठीक है, और आपका एक जो होता है प्यारा सा वो होता है बॉन्ड पेयर। ये नाम ही आपको बता रहा है लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है, ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लोन पेयर वो होता है जो अकेला खुद ब खुद एग्जिस्ट करे, अकेला हो, ठीक है, क्या अकेला हो, किसी के साथ लिंक में ना हो, अकेला। नॉन बॉन्डेड, अकेला कौन होगा, जो बॉन्ड के साथ नहीं होगा, नॉन बॉन्डेड पेयर।
राइट। बॉन्ड पेयर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो। दिस इज व्हाट आपकी जो डेफिनेशन है प्यारी सी। फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये क्या है पता है, दिस इज बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है। दिस इज बॉन्ड पेयर। ये क्या, ये अकेला है, ये एक लोन पेयर है। दिस इज लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर जो बाकी जो एटम्स के लिए वो होते हैं, मतलब पेयर्स। अब ये दोनों जुड़ते कैसे, मैंने आपको बताया, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड पेयर होता है, दिस इज अ बॉन्ड पेयर जो कि दो एटम के बिटवीन हो रहा होता है। दिस इज व्हाट, ठीक है। अब ये वाला न्यूक्लियस इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ये वाला इसको खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ऑफ ई, जो कि दोनों न्यूक्लियस की तरफ से आ रही है और दोनों को जुड़ा के बैठी है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी है प्यारी सी। तो ये लिख लेना जरूरी है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये आपके नोट्स में शुमार होना चाहिए कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। Just to save my time, I'm just copying this and pasting over here. ये किस चीज का सवाल है पता है? How this bond is being hold का सवाल जवाब है ये कैसे होल्ड हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर करने के लिए हमने ये सवाल लगा दिया आपका, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लगा लो, ये इसका जवाब भी है और आपको कॉन्सेप्चुअली आइडिया भी देगा यार। दिस थिंग इज रियली गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर होता है रिप्रेजेंटेशन। इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको समझनी होगी कि आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो इनको। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, शो करना है कि शेयरिंग है। आप दो एटम्स उठाओगे, सिंपल, हम सिंपल केस के लिए उठा रहे हैं हमारे प्यारे से फ्लोरीन का एटम, ठीक है। ये फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम उठा रहे हैं आपका प्यारा लिथियम, ठीक है। कि लिथियम तो नहीं बनाएगा, हम ऑक्सीजन उठा रहे हैं, तो हमने ऑक्सीजन की जगह पे फ्लोरीन उठा लिया, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो हम एक के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शो कर रहे हैं, आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उठा रहे हैं हम, और कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता होना चाहिए कि 8 7 7 आने चाहिए, ठीक है। अब इसको एक चाहिए ज़रूरत, तो सॉरी मैंने गलती कर दी, अगर आपने नोटिस नहीं की हो तो। गलती ये हुई है, यहाँ पे मैंने क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना था इस जगह पर, क्योंकि मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर रहा हूँ, ठीक है। 7 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए। अब ये वाली जो चीज़ है, ये डॉट क्रॉस, डॉट एक के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रही है, क्रॉस एक को, इसको कहते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, जो कि आपको दिखाता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये आप ऐसे बना रहे होते हो। ये नाइट्रोजन का बताया हुआ इन्होंने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आयन। ये आपका जो होमवर्क है, ये आपको समझना है, कैसे समझ जाएगा, इतना मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, ये आपका है। कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, N2 मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, मैंने फ्लोरीन आपको समझा दिया। N2 के अंदर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड करेंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग के आएंगे आपस में, ठीक है। ये वाला सब बॉन्डिंग के अंदर आएंगे। ऑक्सीजन के अंदर 2 आएंगे। ये सारे आपके पास कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन दिए हुए हैं आपके पास इन सवालात के, CH4 की कैसे बॉन्डिंग होगी वगैरह वगैरह, ये आपका होमवर्क है अच्छे तरीके से। HCN की कैसे बॉन्डिंग होगी, और ये यही हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमने समझना था। इसको हम एक और तरीके से शो करते सकते हैं, जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है एक डैश लाइन से। रिप्रेजेंटेशन कैसे शो कर सकते हो उसको, यू कैन ऑल्सो शो दिस बाय लाइक दिस, कि आपके पास ये एक ऑक्सीजन, नाम लिखना है, एटम नहीं बना रहा, ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन ले लूँ मैं, आपको कोई गलती से कोई गलत चीज़ ना समझ बैठे, इसलिए मैं हाइड्रोजन उठा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड ऐसे आपको बनाना है। ये आपका ऐसे शो भी होता है। ये वाली चीज़ है, ये डंडी है, डैश है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे रहती है ऐड करना, वो है आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पे डॉट लगा दो, जहाँ पे हाइड्रोजन के पास नहीं होते। अगर कोई और एटम है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फ्लोरीन,
डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को आप एक और तरीके कार से भी दिखा सकते हो। ये फ्लोरीन है आपके पास, ये डैश लाइन बॉन्ड को शो करती है कि बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर है उतनी है। नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड पेयर होते, 3 लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर उतनी लाइन है, ठीक है। एक बॉन्ड पेयर है, एक लाइन आएगी। एक चीज रहती है आपको एटम्स दिखाने इसके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये डॉट, ये 2 3 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आप दिखाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, मैंने यहाँ पर इंटरनल शेल इन्वॉल्व नहीं किया जो कि अंदर वाले शेल है, एंड इट डजंट रियली नीड, लेकिन आपके किताब के अंदर किया हुआ इन्होंने ये कांड और कारनामा है सरंजाम। तो दे हैव जस्ट डन ओनली इन द केस ऑफ आपके आयोनिक बॉन्ड के अंदर, बाकी ये सही है, अंदर वाले शेल्स इन्वॉल्व नहीं करने होते। और अब दूसरे वाले को कैसे शो करोगे, किरोस के साथ, किरोस, इसको कहते हैं अनदर रिप्रेजेंटेशन, अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, right, this is what I have been doing. Well, polar covalent bond, types of covalent bond on the basis of polarity. Polarity क्या होती है? There are poles, आपने सुना होगा, there is a north pole and south pole. नॉर्थ पोल इक्वेटर है, जब आप अर्थ को पढ़ते हैं, एक ऊपर वाली साइड होता है, एक नीचे वाली साइड होता है, जिसके थ्रू आप पूरी अर्थ पे पॉइंट आउट करते हैं, यार ये बंदा ये क्या है। सो इट डजंट हैव एनी कंसर्न लाइक दिस, बट इट पोलरिटी, पोलर जो चीज देती है ना, पोल, समथिंग अपोजिट, पोल मतलब समथिंग, दो चीजें वो आपस में दोनों अपोजिट है, तो दिस इज पोलरिटी। अब कॉन्सेप्ट किससे आता है पोलरिटी का, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके कार से। देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखो हमारी जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी पिछले लेक्चर में, आपने देखा होगा, वो लाजमी देखिएगा। ये हमारे पास आपके पास स्ट्रक्चर है एक, ये एक स्ट्रक्चर है, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। इसका जो सेंटर वाला न्यूक्लियस है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के ये वाला इधर खींचेगा और इसके वाले को इसको खींचेगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे सिंपल। ये वाला भी इन दोनों को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, ये वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये बीच में रहेंगे। क्यों भाई, दोनों सेम एटम्स है, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके पास भी उतना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इसलिए दोनों बीच में रहेंगे। जितना चार्ज इस साइड पर है उतना चार्ज इस साइड पर है। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम हो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना ले HF का, HF के केस में क्या होगा, ये और ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +9 चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रॉन है, कौन किसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ऑब्वियसली +9 अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, इसको कम खींचेगा, जीत जाएगा ना। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा टिल्टेड स्ट्रक्चर बनेगा इसका हमारा, जब आप बनाने पर आएंगे, ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा टिल्टेड, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ज्यादा से ज्यादा इस +9 की तरफ होगा, ना कि इस +1 की तरफ, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो हम क्या लेते हैं, पोलरिटी में क्या आया, चार्जेस यानी पोल बन गए, चार्जिंग का पेयर हो गया। तो इस वाले साइड में जब फील करोगे यार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ खिस गया, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस का चार्ज आने लग गया, और इस वाले साइड पे, इस वाले एरिया पर +9 है और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंच गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपेयर हो रहा है। कौन सा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ये जो चार्जर है पार्शियल चार्जेस इसलिए है क्योंकि वो टोटली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वक्ती चार्जेस हैं, ठीक है, वक्ती चार्जेस हैं जो इनके ऊपर अपेयर होंगे। यहाँ पे जो अपेयर होगा ये वक्ती चार्ज, और यहाँ पे जो अपेयर होगा ये भी वक्ती चार्ज है, कोई कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, इसलिए पार्शियल चार्जेस कहे हुए हैं। 100% वाला चार्ज नहीं, पार्शियल चार्ज है, एक वो एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और एग्जैक्टली पॉजिटिव नहीं, स्लाइटली पार्शियल चार्ज है, ठीक है। कोई चीज पार्शियल कहते हैं ना, पार्शियल स्कॉलरशिप मिली है, पार्शियल स्कॉलरशिप पूरी नहीं, मतलब 50%, 70%, 40% स्कॉलरशिप, यानी आधा काम हो रहा है, यही पार्शियल चार्जेस की मीनिंग है। तो ये होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो चार्जेस की अपेयर आ जाती है, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आता, नॉन पोलर जहाँ पे कोई पोल्स नहीं बनते। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से आती है, +9 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो प्रोटॉन के नंबर है, जितना ज्यादा नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी है, उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की सलाहियत,
तो उसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चार्ज पोल्स आर फॉर्म्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत की वजह से इन अ कोवेलेंट बॉन्ड क्यों हुआ है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऐसा हुआ है। नॉन पोलर कोवेलेंट में क्या होता है, नो पार्शियल, वहां भी पार्शियल लिखना, पार्शियल चार्जेस पोल्स, चार्ज पोल्स आर फॉर्म्ड, नो पार्शियल। अब मैंने लिखा है इनके पास अप्रोक्सीमेटली सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम मतलब इतना बड़ा डिफरेंस ना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस हो वो इतना ज़्यादा ना हो कि पोल्स बन सके, तकरीबन लगभग सेम भी है ना, 100 मतलब 0.2 का फ़र्क है, तो कोई मतलब चार्जिंग की अपेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। बड़ा फर्क है तब जाके ये आते हैं चार्जेस, इसके ऊपर पोल्स बनते हैं, ठीक है। छोटे छोटे चार्जेस के ऊपर इतना कोई लंबा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी की जेब में लाखों रुपए हैं और उसमें से 1 रुपया कम हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फकीर है उसके पास है ही 5 रुपये, एक बंदे के पास लाखों रुपए हैं, अगर उसकी जेब से 20 रुपए गिर गए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चा है उसके पास है ही 30 रुपये, अब उसकी जेब से 20 रुपए गिर गए, उसको जमीन धरती और मतलब पूरे जज्बात रड़ियां करेंगे, ठीक है। तो आप कौन सी कंडीशन में ये मैटर करता है, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जिससे ज़्यादा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा, दूसरे के पास कम आएगा। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आया है, ये प्रॉपर आपके पास बनाया नहीं हुआ, मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ पोलर का। ये है पोलर का हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, शो करोगे ऐसे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसको और शो स्ट्रक्चर करना है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर यहाँ पे ये लगा लो, दो हाइड्रोजन का तो मतलब होता ही नहीं है तो तुम नहीं लगा सकते, केयर। डू यू नो मैंने गलती की है ऊपर, बहुत बड़ी गलती की है। उस तुम फ्लोरीन के जो है ना वो लगा सकते हो, लेकिन लगाते नहीं है, सिंपली जस्ट राइट नाउ वी डोंट गेट ओवर देयर कि आपको लगाने की कोई जरूरत हो, ये आपके पास सिंपली हो गया। हाइड्रोजन के पास कोई होता नहीं है तो सिंपल ये रखो, ये से शो करेंगे। पोलर नॉन पोलर कैसे शो करोगे, हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारे प्यारा सो जो फ्लोरी हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन फ्लोरीन उठा लेते हैं हम, कोई चार्जेस अपेयर नहीं होंगे इसके ऊपर, दिस इज न्यूट्रल। यहाँ पे डॉट 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 लगा दो और यहाँ पे नन्हे मुन्ने से क्रॉस क्रॉस लगा दो, थोड़ा सा मतलब मजा आ जाए। फायदा नहीं है लगाने का भाई, न्यू केमिस्ट्री है, कोई अब डीलिंग नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। जस्ट हमारी किताबों वालों ने फॉलो किया हुआ है, जस्ट फॉलो कर रहे हैं। जस्ट तुम ये इसको नहीं लगाओ, तुम सिग्मा लगा दो और पॉजिटिव लगा दो, डेट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। केमिस्ट्री का बंदा होगा उसको समझ आ जाएगा यार व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। तो ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था, नॉन पोलर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था, इसकी वजह से चार्जेस अपेयर होते हैं। और पानी के ऊपर भी, पानी क्या है, पोलर मालिक्यूल है, क्यों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव बड़ी है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, डेट्स वाई H2 इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये नोट कर लेनी है चीज़, आप क्लास 9 के अंदर ही हैं, आपको पता होना चाहिए। H2 एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर चार्जेस आते हैं। H2O इज ए पोलर मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये ऑक्सीजन होती है, ये आपके पास हाइड्रोजन होता है, ये एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास चार्जेस आते हैं, ये क्या होता है, हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाता है, ये इसकी तरफ खिसक जाता है, ठीक है। तो चार्जेस की जो बात आती है इसके ऊपर कैसे आती है, वो आती है कि ऑक्सीजन के पास स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब भाई इलेक्ट्रो नेगेटिव है ना एलिमेंट, इसके ऊपर स्लाइडली पॉजिटिव आता है, स्लाइडली पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये आपका प्यारा सा वाटर मॉलिक्यूल है, राइट कर लो H2O, ठीक है, दिस वन इज वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा होता है पानी का, और इसलिए इसका बड़े बड़े अजूबे आप देखोगे मैट्रिक क्लास के अंदर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अगर ये हमारी किताब के अंदर भी है उसके अंदर बड़े बड़े इसके अजूबे, बिकॉज ऑफ दिस पोलरिटी, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट को समझा जाना। वेल 5.3.4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कम से कम अल्फाज में मैं आपको बताने की कोशिश करूं। फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो आप उठाएं
एक एटम है, एक एटम है आपका प्यारा सा अमोनिया NH3। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर फ्री होता है, लोन पेयर एक फ्री होता है। पानी क्या करता है, H2O, पानी का मॉलिक्यूल क्या करता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। कैसे टूटता है आपका कंसर्न नहीं है, H और OH के अंदर, ठीक है, H प्लस OH माइनस के अंदर, ठीक है, आयन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और जाएगा इसके पास और इससे आके बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन, तो ये NH3 की जगह NH4 बन जाएगा। चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे ऐड करोगे, NH3 से NH4 बन गया, तो क्या हुआ, NH3 प्लस H प्लस हो गया, आ गया NH4 प्लस। एक बात नोट की, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के NH3 के, मतलब ये सिंगल एक ही बंदा दोनों दे रहा है इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनने से पहले आपको पता है यार इसके पास ये है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब बॉन्ड बन गया, आपको अगर बॉन्ड बन गया, आपको नजर आएगा NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता नहीं है ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों किसके हैं, मे बी एक इसका है, इसका है। बॉन्ड बनने के बाद पता नहीं चलेगा किसका है, मतलब बॉन्ड बनने के बाद यू कैन नॉट असाइन ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है। हाँ, बॉन्ड बनने से पहले इसके पास कुछ नहीं था, इसने दोनों कर लिया, बॉन्ड बनने के बाद एक इसका एक इसका। हकीकत में देखा जाए, जब ये रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन अकेला खुद धक्के खा के बाहर वापसी निकल जाएगा, ये स्टेबल चीज नहीं रहेगी, ये फिर से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगी, अकेला H प्लस। तो ये एक ही बंदा दोनों चीज दे रहा है, यही तो हमारा बॉन्ड है। कौन सा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन करना। क्या आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, मतलब हेल्प कर रहे हो किसी, यार कोऑर्डिनेटर हमें चाहिए जो उसको संभाले, इसको मैनेज करे, ये संभाल रहा है इसको, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, दे रहा है बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट है कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ बॉन्ड, ठीक है, दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट वन वे शेयरिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वन साइड शेयरिंग। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वन वे शेयरिंग, वन साइडेड sharing of electrons in a bond, in a covalent bond, ठीक है, वन साइडेड शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, यही तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। एग्जांपल NH4 प्लस की समझा दी, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की समझा देता हूं मैं आपको। H3O प्लस की कैसे होती है, H3O प्लस की आपके पास H2O होता है, दो H2O के मॉलिक्यूल है, एक टूट जाता है दो के अंदर, कैसे टूटता है आपको कंसर्न नहीं, हाइड्रोजन और OH के अंदर, OH के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्लस है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है, और ठीक है, OH की बात छोड़ दो क्या है क्या नहीं है, H प्लस इसके साथ अट्रैक्शन में आएगा, तो OH माइनस खुद स्टेबल है, इतना कोई है नहीं, लेकिन H प्लस भी ज़्यादा अनस्टेबल है, तो H2O, ये H प्लस नेगेटिव पे आएगा, तो होगा क्या, H2O प्लस H प्लस बनेगा, तो H3O प्लस बन गया, समझे। ये क्या था आपके पास, हाइड्रोनियम आयन, ये क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, H प्लस के पास कुछ था नहीं, इस बेचारे ने आपके जो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल ने, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं और ये लोन पेयर दोनों डोनेट कर देता है, दो होते हैं, एक कर देता है, एक फिर बच जाता है इसके पास, सिंपल। यही था हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आप खुद पढ़ लीजिएगा, खुद समझिएगा, नहीं आता व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, कॉन्सेप्चुअली वीडियो बना के समझा देंगे, नहीं आ रहा समझ व्हाट्सएप पे चले जाओ, सॉरी कमेंट सेक्शन कर लो, वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन हमारी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, नीचे देख सकते हो अच्छे तरीके कार से, एंड आपको ये खुद समझना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। बेसिकली BF3 क्या होता है, दिस इज व्हाट BF3 डज, BF3 होता है, ये N होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन को जरूरत होती है पेयर की, BF3 को ना, तो क्या करता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन इसको दे देता है, यहाँ पे बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, NH3 BF3, यहाँ पे जो फोर्ड है ये नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है, लोन पेयर दिया है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हो जाने के बाद थोड़ी पता कि किसका लोन पेयर है किसका नहीं, आप मॉलिक्यूल को देख रहे हो, अब ये बीच में दोनों आइटम्स है, डॉट क्रॉस नहीं होता, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया, वहां पे डॉट क्रॉस नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस है एक इलेक्ट्रॉन डॉट है, मैंने जो डॉट क्रॉस बनाया ना, रिप्रेजेंटेशन है, दिखाने के लिए, फर्क करने के लिए,
वहां पे कुछ नहीं है, तो वहां पे गोला बना होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन तो हमें नजर भी नहीं आता, इलेक्ट्रॉन नजर भी नहीं आता। तो आप कहोगे यार ये पता नहीं किसका है, तो ये पता नहीं चलता बॉन्ड बनने के बाद। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ा ये बॉन्ड बना कैसे, मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किया यार ये ऐसे बना, फिर आपको पता चला अरे ये तो एक बंदे ने ही दिया था, उसके पास था नहीं, तो इसलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। समझे? तो आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बेसिकली फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटर का मीन्स बिटवीन, मॉलिक्यूलर्स यानी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन पाई जाती हैं। तो हम लिखते हैं फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब इसकी भी बहुत सारी किस्में होती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारी किताब में दो हैं, हम दो को ही पढ़ेंगे। पहली फोर्स की जो टाइप है हमारे पास वो है आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये फोर्स दो डायपोल के बिटवीन पाई जाती है, दो डायपोल्स होते हैं उनके दरमियान पाई जाती है। अभी डायपोल क्या होता है? डाय मीन्स दो, पोल मतलब जिसके दो पोल हो। मीन्स अगर एक मॉलिक्यूल है जैसे H2O, ये एक डायपोल है। मतलब क्या, H2O का अगर स्ट्रक्चर बनाओ ये ऐसा बनता है। तो डायपोल मतलब यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोल्स बन रहा है, ये पोल्स बने जैसे HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो दो, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, मतलब दो पोल्स बन रहे हैं चार्जेस के। तो HF का एक मॉलिक्यूल और दूसरा HF का मॉलिक्यूल, दोनों के अंदर लिंक आएगा। कैसे? ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं जो दो पोलों के बिटवीन होती हैं। ठीक है, तो ये किन के बिटवीन होती है? आपकी बुक के अंदर इमेज भी बनाई हुई है। दीज इंटरेक्शंस occur between polar molecules। जो पोलर होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, पोलर होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर होते हैं जो मॉलिक्यूल्स। हमारी बुक के अंदर इमेज बनाई हुई है, पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइडली या नेगेटिव चार्ज है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्लाइडली स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइडली नेगेटिव चार्ज है। ये क्या होगा? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर एक और होगा जिसके ऊपर स्लाइडली पॉजिटिव होगा और इस वाले पे स्लाइडली नेगेटिव होगा। तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव के बिटवीन अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे इंटरेक्शंस आएंगी दोनों मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, क्योंकि चार्जेस है, यहाँ पे दूसरे भी होंगे। तो ये होती है डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्पेशल टाइप की यानी डायपोल डायपोल फोर्स होती है। ये समझो एक स्पेशल काइंड की डायपोल डायपोल फोर्स होती है। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन में ही होती है, हाइड्रोजन और उसके साथ कुछ अटैच हो उसमें ही पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, HF। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है आपका? ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को, पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। मतलब इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। H+ आयन है, ये इतनी ताकत नहीं है खींचने की। तो HF पर ये दोनों पर इतना, इधर नेगेटिव इतना आएगा, यहाँ पे इतना पॉजिटिव आ जाएगा, जो किसी और के केस में नहीं होता। होगा क्या? जब एक और HF का मॉलिक्यूल आएगा, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। होगा क्या? जब ये दोनों करीब आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, ये ओवरलैप की तरह होते जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बनेगा, लेकिन काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिविटी बहुत बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर पॉजिटिविटी बहुत बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स। सो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जो कि हाइड्रोजन और सिर्फ 3 एलिमेंट्स है उनके साथ बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपके जो है ना, इनका साइज भी छोटा होता है सबसे ज्यादा बाकियों से, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे टॉप पर होती है, अगर हम साइज को जहन में लें भी। क्योंकि क्लोरीन की भी अच्छी खासी होती है, लेकिन हम साइज की भी बात करें, क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या स्पेशल टाइप की डायपोल डायपोल फोर्स है, जो कि पाई जाती है हाइड्रोजन एंड अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन से हैं भाई एलिमेंट्स? आपका प्यारा सा हो गया फ्लोरीन, स्पेलिंग गलत हो गई तो माफ कर दीजिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, ये 3 ही ओनली हैं। ऐसा क्यों होता है? इनकी साइज भी छोटी से छोटी होती है, ठीक है। इनके पास ऐसा क्या होता है कि सिर्फ इसमें ही पाई जाती है? बेसिकली इनके अंदर एक चीज होती है स्मॉल साइज एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी वजह से इसके अंदर ये फीचर आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। 5.5 नेचर ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। देखिए छोटी सी बात है कि बॉन्डिंग की नेचर, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं और वो क्या किरदार अदा करती हैं एक किसी के स्ट्रक्चर में और किसी की प्रॉपर्टीज में। देखिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कौन से होते हैं जो बॉन्ड कर रहे हैं। NaCl हैं या कोई और पार्टिकल है आपका H2NO हो, तो क्या पार्टिकल है, कौन है? अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, HF है, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर HS है, H2S है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो कौन सा पार्टिकल है ये बड़ा मैटर करता है। दूसरी बात, द वे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, किस तरीके कार से वो जो पार्टिकल्स हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। कैसे? मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या इनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या इनके बिटवीन कौन से टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, ये बात कर रहा है। कैसे वो मतलब आपस में जुड़े हुए कोवेलेंट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन से। इनका आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो कैसे अरेंज्ड है पार्टिकल्स, देखें कौन सा पैटर्न है उनका। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड है, डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। अब डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि ग्रेफाइट नरम होता है बहुत ज़्यादा। 2D शेप्स होती है। आपकी जो पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, जब लिखते हैं तो वो स्लिप हो रही होती है, लेकिन डायमंड ऐसे स्लिप नहीं होता है। दोनों कार्बन एक किस तरीके कार से उनकी अरेंजमेंट है 3D पैटर्न में, वो बड़ी मैटर करती है प्रॉपर्टीज के ऊपर। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है क्योंकि उसकी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो अलग है, 2D लेयर्स हैं, इसकी नेटवर्किंग है। कार्बन के पास कोई बॉन्ड फ्री नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कार्बन ही आपके पास जो है ना, डायमंड के पास, डायमंड के जो कार्बन होते हैं ना अंदर, उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी। तो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन। एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स खुद इलेक्ट्रिसिटी जो है ना नहीं मतलब कंडक्ट करते। क्यों नहीं करते? एक्चुअली उनके पास Na और Cl का स्ट्रक्चर होता है और ये खुद ब खुद क्या करते हैं, ये खुद ब खुद नहीं करते। क्या ये खुद ब खुद नहीं कंडक्ट करते? क्यों? क्योंकि ये मूव ही नहीं कर सकते, फिक्स है। जब आप इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं तो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, ये आयंस बन जाते हैं। और जब आप पानी के अंदर बिजली कंडक्ट करवाते हैं ना तार, तब जाके कंडक्ट होती है। अगर आप ऐसे पानी ले रहे हो मिनरल वाटर, उसके अंदर बिजली कंडक्ट नहीं होती मेरे भाई, आयंस ही नहीं होते। आप मिनरल वाटर लो एक्वाफिना का एंड उसके अंदर एक तार यहाँ से डालो, एक तार यहाँ से डालो और बाहर बल्ब लगा दो, नहीं जलेगा। नमक डालते जाओ वो जलना शुरू हो जाएगा। नमक क्या करवाता है? आपकी कंडक्शन करवाता है। मतलब नमक क्या आयोनिक कंपाउंड है। दूसरी बात, बुक के अंदर मिस्टेक लिखी हुई है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टिकल पे इन्होंने आयंस कहा हुआ है सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड खुद NaCl एक आयन नहीं है, NaCl कोई आयन वायन नहीं है, गलत है। Na अकेला आयन है, क्लोरीन अकेला आयन है, दोनों मिलेंगे दोनों आयन नहीं होते। ना ये कोई मॉलिक्यूल है ना कुछ ये कुछ है, ये कोई पार्टिकल भी नहीं है। बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, इधर टाइप्स ऑफ पार्टिकल इधर रॉन्ग है। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहीं से छाप लिया, इसलिए लिख दिया द वे एलिमेंट्री पार्टिकल द अरेंजमेंट ऑफ। तो ये लाइन किसी ने इन्होंने छापी है कहीं से, राइट। तो ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? पहले लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हो, वहां पे मैंने सब बताया। अगर तुम शुरू से मेरे को पढ़ते हुए आ रहे हो ना, तो दूसरे तीसरे चैप्टर में मैंने आपको ये पूरी डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट दिया था, डिट्टो A1, कि क्यों नहीं है, राइट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता, ये चीज़ें नहीं करती। लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप पानी के अंदर डालते हैं ना, डिसॉल्व करवाते हैं, वो कंडक्शन करना शुरू होता है। O2 जब पानी के अंदर डालते हो नहीं करता। जब आप HCl पानी के अंदर डालते हो ना, पानी के अंदर HCl डाल दो तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि HCl में से जब पानी जाता है तो वो H+ देता है, डोनेट करता है। एसिड क्या होता है? एसिड वो कोई भी कंपाउंड होता है जो पानी के अंदर जाने पर H+ डोनेट करता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? H+ डोनेट करता है और ये एक आयन है। और आयन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करवाता है। तो एसिड्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये वही पूरी बात कही जा रही है। दूसरी बात, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या? देखिए आयोनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा उनका मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा उनका इतना मतलब ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। तो ये इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों का। कोवेलेंट कंपाउंड एंड की आप बॉइलिंग पॉइंट देखें, वाटर है 0 पर मेल्ट होता है, ये बॉयल होता है। मीथेन -183 -162, ये -117 78 पे इथेनॉल क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। अब अगर आप बात करें आपके प्यारे से मेल्टिंग पॉइंट की, ये इतना हाई है। सोडियम क्लोराइड 801, सोडियम फ्लोराइड 996, मैग्नीशियम क्लोराइड 714। बॉइलिंग पॉइंट देखो मेरी जान, 1465, 1695, 1412। क्यों? आयोनिक कंपाउंड्स है, इनके ऊपर पूरा पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो है ना लेन देन हुआ पड़ा है। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पार्शियल चार्जेस होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसलिए ये जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, मेटल्स, ये थर्मली स्टेबल होते हैं। आप थर्मली दब दे दो ना, ये मतलब मुड़ेंगे नहीं। इसको दोगे भाई, बॉयल होना, मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता जाएगा। क्यों? द बॉन्डिंग, किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है, बॉन्ड क्या फोर्स है, तो उस हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड की जाती हैं। ग्रेफाइट, राइट, ग्रेफाइट होता क्या है ये समझो। बेसिकली ये जो ग्रेफाइट का लफ्ज है ना, ये ग्रेफियन से आया है, जिसकी मायने होती है टू राइट। ये जो आपका प्यारा सा अल्फाज जो आपको नजर आ रहा है ना, ग्रेफाइट, इसका जो मायने आता है ना, वो अल्फाज आया है ग्रेफियन से, जिसकी मायने होती है टू राइट लिखना। एक्चुअली जो आपकी पेंसिल्स होती है ना, पेंसिल्स जैसे आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती हैं। इसकी एग्जाम्पल परफेक्ट कौन सी हम ले सकते हैं ग्रेफाइट की, अगर आपको जहन नशीं करनी हो, तो वो होती है आपकी प्यारी सी पेंसिल। पेंसिल इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल होती है। ग्रेफाइट क्या है? एक एलोट्रॉप है कार्बन का। दिस इज व्हाट, इट्स एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। जैसे डायमंड जो फॉर्म है आपके कार्बन की, कोयले की, ठीक है, कोयला तो समथिंग डिफरेंट है, कार्बन का हो तो सही है। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है ये आपकी। इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले ये सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको बेहतरीन कंडक्टर बनाता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है? ये है आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बनता कैसे? ये बनता है जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। कार्बन के ऊपर जब आप दबाव मिलता है, कार्बन को क्या होता है, बहुत गंदा वाला दबाव पड़ता है, तो ये बनता है। ये जो आपका कार्बन है, जब इस कार्बन के ऊपर जो आपके पास प्रेशर आता है, क्या आता है, प्रेशर और दबाव, हीट आती है इस पर। जब इस पर जो है ना खतरनाक टॉप लेवल का प्रेशर और हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, दबाव आता है एंड हीट पड़ती है, तो ये जो चीज है वजूद में आती है, क्या? आपके पास ग्रेफाइट। डायमंड के लिए तो बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है भाई। ये क्या चीज वजूद में आती है? आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट उसके बाद आपका प्यारा सा वजूद में आता है। तो अभी हम पढ़ते हैं प्यारा सा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ये होता कैसा है? एक्चुअली जो इसका प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है ना, ये 3 कार्बन के साथ लिंक होता है। एक कार्बन, ये जो आपका एक प्यारा सा कार्बन है, 3 के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ लिंक में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जो कि हेक्सागोनल रिंग अरेंज लेयर की फॉर्मेशन बनाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ हेक्सागोनल रिंग अरेंजमेंट। ये एक लेयर है और इस लेयर के ऊपर एक और लेयर है, इस एक और लेयर के ऊपर एक और लेयर है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 4th वैलेंस कार्बन जो होता है ना, सेटिस्फाइड बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस बिटवीन 2 लेयर्स। ये जो चौथा कार्बन फ्री होता है, चौथा कार्बन फ्री नहीं होता। चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, जो है ना कार्बन का, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं, चौथा जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिसका बॉन्ड पूरा नहीं होता वैलेंस शेल के अंदर, वो वैन डेर वाल्स फोर्सेस से अट्रैक्शन में आता है ऊपर वाली लेयर्स के साथ। ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर्स नीचे वाली के साथ बाइंड हो रही होती हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसकी वजह से। एंड इतनी ताकतवर फोर्स नहीं होती, वो वैन डेर वाल्स फोर्स होती है। इसलिए जब आप पेंसिल लिखते हैं ना, वो स्लिप होती जाती है और ब्लैक आता जाता है, तो ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप करती हैं। और चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की तार लगा ली, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, जो है ना वो पास हो पाती है। वो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो पाते हैं इजीली, क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। देखिए, 2 चीज़ों का होना लाजमी है, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होता है स्पेसेस। किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्पेसेस नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। भाई स्पेसेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। दोनों का होना लाजमी है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तो होना ज़रूरी 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 है, राइट। ये लाजमी होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बात आती है यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के आखिरकार इस्तेमालात क्या हैं? बेसिकली ये तो यूनिक मटेरियल है। एक तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, दूसरा पेंसिल के अंदर काम आता है, बिला 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 काम है इसके। देखें इसका जो क्वालिटी है मेटल एंड नॉन मेटल की तरह दोनों वाली हैं। ये सॉफ्ट मिनरल ब्लैक कलर का है, सरफेस है, लस्टर है, लस्टीरियस है, एंड इसको आप वायर्स की फॉर्म में भी तोड़ सकते हो, जैसे हमारे घर के अंदर ग्रेफाइट की वायर्स आती हैं, यूजुअली तो कॉपर की होती हैं। इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है हाई टेम्परेचर पे। तो ग्रेफाइट जो है ना बड़े बड़े वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी वहाँ जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फॉर एग्जांपल एक चूल्हा है जिसका, एक आयरन का चूल्हा है, ओवन है जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पे लेबोरेटरी के काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा मेटल यूज़ किया जाएगा? कॉपर नहीं, ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? ये थर्मली स्टेबल है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा फायदा है। इलेक्ट्रोड इसके बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है इसकी वजह से। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रशेज एंटी डायल इलेक्ट्रिक मटेरियल का। क्यों? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होती है, बहुत बहुत एनर्जी निकलती है, गर्मी होती है, तो इसकी वजह से ये खराब नहीं होता। क्यों? ये हाईली थर्मली स्टेबल है कार्बन की वजह से। ग्रेफाइट इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बेरिंग, पिस्टन, रिंग्स बनाने के अंदर, ट्यूब स्टेबिलिटी एंड शेप्स वगैरह। ग्रेफाइट जो है ना इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है मेटलर्जी में, यानी मेटल्स की बनावट के अंदर, एंड प्रोडक्शन ऑफ पेंट्स एंड पेंसिल्स की प्रोडक्शन के अंदर, इंडस्ट्रियल बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। ऑल दीज यूजेस आर टेस्टामेंट ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, द पैटर्न्ड बॉन्डिंग एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड इट सुटेबल फॉर सच डाइवर्स एप्लीकेशन। इसका स्ट्रक्चर, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, कार्बन का होना, बहुत बहुत डाइवर्स काइंड के जो है ना फ़ायदे हैं इसके, तो उसके लिए बहुत अच्छी खासी एप्लीकेशन है इसकी। तो यही था हमारे पास टॉपिक ग्रेफाइट का। डायमंड बेसिकली क्या है? एक्चुअली ये एलोट्रॉप है आपकी कार्बन का। क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है, जैसे आपके पास ग्रेफाइट होता था। भाई ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसके अंदर डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल लेटाइस बनाता है। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? एक क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल मतलब कि उसकी जो अरेंजमेंट होती है परफेक्ट अरेंजमेंट होती है, अंदर से इक्वली अरेंज होती है। कोई चीज़ होती है कभी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन इसकी एक अरेंजमेंट होती है, हर गैप के बाद वो कार्बन पाया जाएगा इक्वी डिस्टेंटली। तो ये होती है क्रिस्टल लेटाइस, लेकिन इसको अच्छे तरीके कार से हम समझेंगे जब ये टॉपिक आएगा। फिलहाल मैं आपको बच्चों वाली डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ इसकी, कि जो आपको समझ में आए। Thanks to the presence of strong covalent bonds and a right tetrahedral structure, diamond is the hardest material ever discovered. ये जो होता है बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है एवर डिस्कवर किया गया है। और मज़े की बात बताऊँ, चैट जीपीटी, दिस इज चैट जीपीटी। ये बुक का लिखा रहा है थैंक्स टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। भाई ऐसी राइटिंग चैट जीपीटी की होती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ह्यूमन इतना बेकार कुछ लिख सकता है। तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में दिखाया था एक चीज़ जहाँ पे चैट जीपीटी की हुई थी, ये भी चैट जीपीटी की गई है। शाबाश। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इन अ डायमंड भाई कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और ईच कार्बन जो अटैच होता है 4 कार्बन के साथ होता है, और इतना डिस्टेंस होता है, इतना 1.544 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, मतलब 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये भाई क्या होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होता है कार्बन कार्बन के बिटवीन। ये स्ट्रॉन्ग रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इन्फिनाइट नेटवर्क ऑफ एटम्स होता है, मतलब ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बड़ी से बड़ी चेन भी बना सकता है। अकाउंट्स फॉर डायमंड्स हार्डनेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, एंड गिव्स डायमंड अ हायर डेंसिटी देन ग्रेफाइट 3.54 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। भाई इसकी डेंसिटी जो है ना ज़्यादा होती है, किससे? ग्रेफाइट से। 3.514 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसी स्ट्रक्चर में एक चौथा कार्बन आ जाता है। ग्रेफाइट में 3 कार्बन बॉन्डेड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होता है, हार्डेस्ट होता है। प्रॉपर्टीज क्या है डायमंड की? देखें, डायमंड जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेस कंडक्टर होता है, केमिकली इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता, तो उसकी बड़ी एप्लीकेशन है। जैसे रिंग्स, नेकलेस, इयर रिंग्स में पाया जाता है, और जेम इंडस्ट्री और आप ज्वेलरी वगैरह में आप लगाते हैं डायमंड्स, हीरे वगैरह, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है वो ड्रिल करने के लिए, किसी चीज़ को कट करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसकी जो एजेस होती है ना छुरी की तरह, यानी शार्प होती है, किसी भी चीज़ को कट कर सकती है। ये मेडिसिन, ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिनल टूल्स हो गए,
कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी हो गई, सर्जरी के कुछ आइटम्स होते हैं उसको बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नैनो डायमंड्स होते हैं जिनके पास इस्तेमाल किए जाते हैं, पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड की जो प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी, डायमंड्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी साउंड बिकॉज दे आर हार्ड एंड वाइब्रेट इजीली एट हाई स्पीड। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन डीजे इक्विपमेंट एट हाई क्वालिटी रिकॉर्डर्स। हाई क्वालिटी रिकॉर्डर्स जो होते हैं ना वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? जब आप इसको टूं करके मारेंगे तो वाइब्रेशन ज़्यादा आएगी और बेहतरीन एंड डिफरेंट काइंड की साउंड आएगी। तो ये हाई क्वालिटी डीजेस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। आयोनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग, बेटा ये बता रहा है कॉन्ट्रास्टिंग आयोनिक कंपाउंड एंड जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है। बेसिकली ये बात तब की है, मैंने आपको बताया कि कौन से टाइप की बॉन्डिंग है ये बड़ा मैटर करता है, किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है ये बड़ा मैटर करता है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करता है, प्रॉपर्टीज बताता है। ठीक है, कोवेलेंट है वो अलग है, आयोनिक है वो अलग होगा। आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंप्रेशन में ब्रिटल होते हैं, उसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं दबाव डाल के। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट की हालत में आयोनिक कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे NaCl हो गया। बट जब वो मोल्टेन हालत में हो, जब आप इसको पिघला दें 1462 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी आप इसको 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघला दें तब ये कंडक्टर हो जाएंगे। या NaCl को आप वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर डाल दें, फिर भी वो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, जब वो मेल्ट होते हैं या डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अच्छे तरीकेकार से। तो ये बैटरीज के अंदर और इन आयोनिक सेल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं आयोनिक कंपाउंड, जैसे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े जाइंट स्ट्रक्चर होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं कार्बन के साथ ये जुड़ा, जैसे डायमंड हो गया और कायमंड, ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर फैलता जाता है, चेन नेटवर्किंग होती है, बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग होती है। नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नोट मार्केटिंग, जस्ट आपको फील दिलाने के लिए। तो इनके बहुत बड़े यूज होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। डायमंड इस्तेमाल होता है कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स के अंदर, क्योंकि देखो कोई किसी और को काट रहा है, खुद तो मजबूत होना चाहिए कि दूसरे को काटते काटते खुद कट जाए। तो डायमंड मजबूत है तो वो खुद नहीं टूटेगा, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वार्ट्ज होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, ये प्रोडक्शन होता है एब्रेसिव्स की एंड ग्रेफाइट, और क्वार्ट्ज जो होते हैं एंड सिलिका होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है किन कामों में? ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, इट्स एन एक्सेप्शन। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये पिघल नहीं जाए, ख़राब ना हो जाए। सिरेमिक्स, गिलास एंड रिफ्रैक्टरीज को इस्तेमाल करने में बनाया जाता है। तकरीबन जो ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों नहीं होते? क्योंकि यार उनके पास आयंस फ्री नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है और इसको हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? ये बेसिकली स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अमंग बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्ड प्रेजेंट अमंग मेटल्स। ठीक है, ये एक स्पेशल बॉन्ड होता है जो कि मेटल्स के दरमियान पाया जाता है। ये क्या है? बॉन्ड जो अकर होता है मेटल्स में, जो अकर होता है मेटल्स के बिटवीन जो अकर होता है वो होता है बॉन्ड, उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है। ठीक है, इसकी वजह से मेटल आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं। आपको सिल्वर का पत्थर मिलता है, सल्फर का सॉरी आपको सोडियम मिलता है। ठीक है, पत्थर सल्फर येलो कलर का होता है, सोडियम का भी कलर होता है, तो इस बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए होते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली बात तो ये डक्टाइल होते हैं और आपके मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। इसका मकसद क्या है? इसको आप शीट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब मेटल शीट्स के अंदर भी, और इसको वायर्स के अंदर बिछा सकते हो। घर के अंदर जो कॉपर की वायर होती है, ये वो ग्रेफाइट की वायर्स होती हैं, तो क्या होते हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, वायर्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो पहली बात क्या प्रॉपर्टीज? ये डक्टाइल है। दूसरी चीज मेलिएबल है, मेलिएबल है। तीसरी क्या प्रॉपर्टी है? इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चूंकि थर्मली स्टेबल होते हैं, बॉन्डिंग खतरनाक होती है और ग्लू अच्छा काम कर रही होती है, तो इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। चौथी प्रॉपर्टी है इनकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मेटालिक लक्सचर। ये जो होता है मेटालिक लक्सचर होता है, इनका शाइनिंग होती है। ठीक है, कट करते हैं तो आपको शाइन, जब कॉपर की तार को आप काटते हैं ना तो शाइनी स्ट्रक्चर होता है इनका, तो ये मेटालिक लस्चर होता है इनके अंदर, मेटालिक लस्चर शाइनिंग वाला। अच्छा, पांचवी बात ये है, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी, दोनों के। ये क्या है? दोनों के गुड कंडक्टर पर होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इनकी, आपके प्यारे से जो है ना
मेटेलिक कंपाउंड्स की, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके अलावा किताब के अंदर टॉपिक आता है, इसी का ही सब टॉपिक है 5.6.1 स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच मेक इट सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। या इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, इनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा बिहेवियर के इंडस्ट्री के अंदर ये जो है ना बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं मेटल्स। पहली बात है, मेटल्स के पास जाइंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इनके पास जो होते हैं ना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, थर्मली स्टेबल होते हैं, तो ये अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। द लेयर्स able to slide over each other which make the metals to bend and shaped, ये बेंड किए जा सकते हैं, शेप किए जाते हैं, इनको हम ड्रा कर सकते हैं, ड्रॉ मतलब चेंज कर सकते हैं वायर्स के अंदर भी, शीट्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये वेरिएबल भी हैं, ठीक है, और डक्टाइल भी हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज यानी किसी स्पेसिफिक एटम के साथ एसोसिएट नहीं होते वो, ठीक है। एटम से तो निकल गया, वो आयन बन गया मेटल आयन, उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होते। उनका पर्टिकुलर कहे कि यार ये मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं, घूम रहे होते हैं, समंदर होता है, ठीक है। ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक एंड कंडक्ट थर्मल एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी को भी कंडक्ट करते हैं। ये आपके पास शीट है, आप लोहे की रोड जलो, यहाँ से कैंडल के नीचे रख दो, यहाँ पे ये फ्लेम जल रहा है, ये एक आपका मोमबत्ती है, इसके ऊपर लोहे की राड रख लो, ठीक है, ये बड़ी सी राड है, तो यहाँ से हीट कर रहे हो अगर आप इस जगह से, इस पॉइंट से, तो ये अगर यहाँ पे हाथ पकड़ोगे यहाँ पे भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स हैं अंदर आपके आयरन के, और क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके एनर्जी को वाइब्रेट करके इसको देंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरा, तीसरे को, चौथा, पांचवें को, छठा, सातवें को, आठवें को। और एटम जो है, एटम की वाइब्रेशन बढ़ेगी, एक एटम दूसरे से कोलाइड होगा, उसको एनर्जी का, तीसरे को, तो यहाँ तक और यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो इसकी वजह से ये बेहतरीन कंडक्टर होते हैं थर्मल एनर्जी के, और आपके जो है ना जो प्यारे से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के उसके भी। तो अगर हम यहाँ पर हीट ना लिखें, हीट से जो बेहतर अल्फाज है ना, तो वो जो है आपके थर्मल एनर्जी का हो तो अच्छा है। क्यों हीट और थर्मल एनर्जी में थोड़ा फर्क है, तो फर्स्ट ईयर में समझेंगे, क्योंकि हीट किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। हीट एनर्जी इन ट्रांजिट होती है, थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, टी समझ जाओगे यार, नहीं समझ रहे तो मैं शॉर्ट में इधर लिख रहा हूँ, और थर्मल एनर्जी। तो ये क्या है, आपके पास इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड अट्रैक्शन की इनके एनाइन और केटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन, और आपके प्यारे से जो है यहाँ पर ये फोर्स अप्लाइड, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्लाइड होंगे तो शेप्स के अंदर जो है ड्रा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल आप जो है ना उसको डायरेक्शन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो रैंडमली घूम रहे होते हैं, एंड इतना तेजी से घूम नहीं रहते, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पड़ता है ना, दबाव पड़ता है, तो एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।